नमस्कार सभी को, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीए प्रतीक मलिक पर। और फ़िलहाल स्टूडेंट में बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी उलझनें हैं, तो उन्हीं उलझनों को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरी होते हैं जो आपकी वीडियो में सॉल्व नहीं होंगे, या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेरी उनके ऊपर बात की जाए, तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है, पहले आपको अपना नाम लिखना है, साथ में आपको अपनी क्वेरी लिखनी है, तभी आपको आंसर मिल पाएगा, तभी हम आपको जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये हैं एग्ज़ाम्स जो आपको 2025 या 2026 मार्च तक आपको नौकरी दिला सकते हैं। अगर इतने आपकी ये टीचिंग एग्ज़ाम है, इसके अलावा ये नोट टीचिंग है जिसके अंदर आपका अगर ठीक ठाक मैथ्स और ये कहेंगे कि रीजनिंग है, इंग्लिश है, तो आप आराम से एसबीआई का ये क्लर्क वाला एग्ज़ाम आया हुआ और बहुत वैकेंसी आई हुई है इस बार। ठीक ठाक जो बच्चे होंगे, एवरेज बच्चे होंगे, वो सभी इसके अंदर लग सकते हैं, है ना। बस आपको 1997 शायद डेट ऑफ बर्थ के बाद के बच्चे मांगे हुए हैं, तो उसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे जब एसबीआई क्लर्क के जो फॉर्म आए हुए हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आरआरबी का फॉर्म आ गया है, जनवरी में आपको फॉर्म भरवाया जाएगा, जनवरी फरवरी में। ठीक है, ये जितने भी एग्ज़ाम है अगर मैं बात करूँ इनके, जून से लेके और अक्टूबर तक इनके सबके एग्ज़ाम होंगे। अक्टूबर किसके लिए कहा गया है? DSSB के लिए अक्टूबर कह रहा हूँ मैं। बाकी DSSB TGT PGT के जो एग्ज़ाम थे वो तो अप्रैल से ही शुरू होने वाले हैं, जैसे ही आपकी सरकार बनेगी उसके बाद से ही शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर DSSB PRT का क्या? DSSB PRT के बारे में बताऊँ तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ये वैकेंसी ज़रूर देंगे, और लगभग 1500-1600 वैकेंसी आने की उम्मीद है टोटल मिला के। वो कैसे? लगभग 1100-1200 का तो आपने आरटीआई देख ही ली होगी, जो घूम रही है, वायरल हो रही है, जो मांगी हुई है। ठीक है, उसके अलावा जो एमसीडी ने जो दी है, उसके अलावा मैं बताऊं, डीओई की 2022 में एंड में उन्होंने 206 उसके लिए पोस्ट भेजी थी। ठीक है, जो अभी तक एडवर्टाइज नहीं हुई है। अब मान लो बढ़ा के 200-400 और हो गई हो वो, तो इस तरह से टोटल 1600 आपकी हो जाएंगे। 1500-1600 के आसपास आपकी DSSB में वैकेंसी आने की उम्मीद है। बात करें केवीएस में कि केवीएस में अगर फिलहाल वैकेंसी आती है तो कितनी आ सकती है? इसका सबसे ऑथेंटिक आपका है कि जब आपके ट्रांसफ़र हुए थे लास्ट ईयर, ठीक है, तो उस टाइम पे वैकेंट पोजीशन आई थी कि हर एक स्कूल के हिसाब से बताया गया था कि इस स्कूल में पीआरटी इतने खाली हैं, है ना। तो पूरे ऑल इंडिया के निकाले गए थे, तो उसके हिसाब से आपको पता चल सकता है कि हाँ जी इतनी वैकेंट पोजीशन है, क्योंकि 6 महीने हुए नहीं है। 6 महीने के बाद में टोटल जो आप कहेंगे कि आपके रिटायरमेंट हुए हैं वो 200 से 250 हुए हैं। मेरे पास में पूरी लिस्ट है कितने बंदे रिटायर हुए हैं, टीजीटी पीजीटी की भी जो है। अगर आपको वो लिस्ट चाहिए कि ट्रांसफ़र के टाइम पे कितने थे, तो आपको केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो मिल जाएगी, है ना। वहाँ पे आपको खुद से देखना पड़ेगा एक्सेल शीट में बना के, तो अगर आप वैसा करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको डायरेक्ट चाहिए कि केवीएस में उस टाइम पे पोस्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंट पोजीशन थी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो मैं आपको भेज दूंगा, वो कोई इश्यू की बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एनवीएस ने तो क्या किया है? एनवीएस ने तो बोल दिया था कि भाई हम वैकेंसी निकालने वाले हैं, लेकिन देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ अड़ंगे अड़ जाते हैं, उसके बाद में वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं की जाती। तो ऐसा ही कुछ एनवीएस के साथ हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये भी जल्द निकालेंगे। ईएमआरएस ने तो अपनी एजेंसी वगैरह भी फाइनल कर ली है। ठीक है, सीबीएसई ही इनका एग्ज़ाम लेगी, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा जैसे कि केवीएस का होने वाला। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं केवीएस से सर इंटरव्यू हट जाएगा क्या, ये ऐसा होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आरआर जरूर बदल रहे हैं आपके। आरआर के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह और ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनके ऊपर बात होती है ना। तो इसके अंदर इंटरव्यू आपका हटेगा या नहीं हटेगा, वो आपका एडवर्टीजमेंट का पार्ट होता है, वो आरआर का पार्ट नहीं होता है। तो उससे आप घबराइए मत, और मुझे नहीं लगता कि केवी में से इंटरव्यू हटेगा, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। एनईपी 2020 ने भी कह दिया है कि भाई इंटरव्यू होना चाहिए, तो केवी तो उसको पूरा फॉलो कर रहा है। एनईपी 2020 को कोई अगर ये कहता है कि कौन फॉलो कर रहा है, तो केवी और एनवीएस यही दो ऐसी संस्थाएँ हैं जो पूरी तरह से फॉलो कर रही हैं, है ना। इसके अलावा रीट आरपीएससी, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी तो वैकेंसी आ ही चुकी है, आप सभी को पता ही है
ठीक है। बीपीएससी TRE 4 पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि पीआरटी की बहुत ज़्यादा आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, है ना। बाकी आपकी मर्जी है, आपको इस पे फोकस करना आप इस पे भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो 1997 के बाद जन्मे हैं वो एसबीआई को ना छोड़ें। ये बहुत बढ़िया मौका है आप सभी के लिए कि अगर आपकी रीजनिंग मैथ्स हल्का सा भी आसान है, क्योंकि 2 बार की वैकेंसी आ रही है इस बार, ठीक है। तो इस वजह से इसको मत छोड़ना भाई बिल्कुल भी, ये आपका आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। पढ़ाई कैसे करें, स्ट्रेटेजी क्या हो, ये जितने भी एग्ज़ाम मैंने आपको बताए हैं तो ये जून से शुरू होंगे, है ना। जून के आसपास से आपके एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। रीट या आरपीएससी पहले हो सकता है, उसका तो छोड़ सकते हैं। बाकी जो आपका केवीएस एनवीएस ईएमआरएस जो भी है वो जून के बाद में ही होने की उम्मीद है ना। तो उस तक आपको कम से कम जनवरी फरवरी मार्च, आज दिसंबर में ये वीडियो बना रहा हूँ, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने आप सेल्फ स्टडी बेसिक पढ़िए, अपना बेसिक क्लियर करिए। जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है वो मैथ्स बेसिक कीजिए, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो इंग्लिश बेसिक कीजिए। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पहले आप अगर 0 लेवल पे हैं तो कम से कम बेसिक वाले लेवल पे आइए, ठीक है। जिसको बहुत सारा टाइम पढ़ाई जिसने छोड़ी हुई है बिल्कुल, वो कम से कम अपनी धूल झाड़ लो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद में धूल झाड़ने के बाद, अब समझो धूल झाड़ने के बाद की बात है, फिर आपको सिलेबस देखना है कि अगर आप किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हो तो हर एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। ऐसा होगा कि हर एक एग्ज़ाम में, मान लो आप बात कर रहे हो DSSB, पीआरटी के बारे में बात करूं और केवीएस के बारे में बात करूं, तो इनमें मैचिंग क्या होगा कि कितना परसेंट मैच हो सकता है, तो 30 से 40% तैयारी इनकी सेम रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्यों, DSSB में मैथ्स हाई लेवल का आता है, केवी में कुछ भी नहीं आता है ना। इसके बारे में मैं बात करूँगा, स्ट्रेटेजी में एक एक एग्ज़ाम के बारे में बात कर लूँगा। ऑफिशियल बुक क्या है आपके, ऑफिशियल बुक देखिए, ठीक है। ऑफिशियल बुक को ही फॉलो कीजिए भाई। ऑफिशियल बुक कौन सी, एनसीईआरटी है ना। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आरबीएससी की जो बुक्स हैं, ठीक है, राजस्थान का जो बोर्ड है उस पर फोकस कीजिए, वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से बिहार की जो बुक्स होंगी वहाँ पे फोकस कीजिए। सेंट्रल वाले जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे EMRS है, KVS है, NVS है, तो वहाँ आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। पेडागोजी के लिए भी एनसीईआरटी ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, उनको पढ़िए भाई, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। NEP 2020, NCFS आया हुआ है, NCFSC आया हुआ है, तो इन सारे को आप एग्ज़ाम को पढ़ेंगे तभी आपका फ़ायदा है, ठीक है। उसके बारे में हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं DSSB के अंदर प्रीवियस ईयर बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, खासकर पार्ट ए के अंदर, है ना। इसके अलावा केवी के अंदर भी कुछ हद तक फ़ायदा हो सकता है। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ सब स्पेसिफिकली। अगर मैं बात करता हूँ केवी के अंदर क्या है, सिलेबस क्या है, केवल सीटेट का उठा के दिया हुआ है। सीटेट का मैथ है, ठीक है। तो अगर केवी की आप तैयारी कर रहे हो तो सीटेट का लेवल 2 तक का मैथ कर लो, इससे ज़्यादा आप करने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार भी मैंने यही चीज़ बताई थी और वही हुआ, लेवल 1 का ही मैथ पूछा गया था, क्योंकि सिलेबस लेवल 1 का ही है। जो सीटेड लेवल 1 का सिलेबस है ना, केवीएस का सिलेबस वही है। उसके अलावा पेडागोजी ऐसा है, पेडागोजी आपका एनसीईआरटी की वही है, 15-16 बुक्स हैं एनसीईआरटी की ऑफिशियल बुक है। 15-16 में से सारा का सारा पेपर आ रहा है, कुछ भी नहीं है, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आ रहा, मैं ये कहना चाहूँगा, है ना। इसके अलावा आपका इंग्लिश है, इंग्लिश बहुत जर्नल आती है। हिंदी तो आपकी पहली दूसरी की एनसीईआरटी में से ऐसे की ऐसे पूछी हुई थी केवी में, है ना। तो वो आप फोकस कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। अब की बार बुक चेंज हुई है तो आप उन बुक्स को पढ़ लो भाई, है ना। जनरल चीज़ें, रीजनिंग वगैरह फोकस होगा, रीजनिंग आप करोगे तो सबकी पूरी हो जाएगी, कोई इशू की बात नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ DSSB के बारे में, DSSB की तैयारी कैसे करें, तो DSSB की भी सेम वही चीज़ है कि आपको मैथ इसके अंदर हाई लेवल का आता है, मैथ्स आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके अलावा रीजनिंग ठीक ठाक आती है, हिंदी इंग्लिश उससे बेटर आती है। हिंदी तो आसान आती है, DSSB में इतनी ज़्यादा कुछ है नहीं, इंग्लिश ठीक ठाक आती है। हाँ, पेडागोजी से लोग बहुत डरते हैं DSSB PRT में, सर पेडागोजी हम करेंगे, ये होगा वो होगा। तो भैया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है पेडागोजी के अंदर, केवल और केवल NIS पढ़ो। अगर आपने NIS पढ़ ली ना, NIS और इग्नू BEd की बुक्स पढ़ ली, उससे बाहर कुछ नहीं है, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें हैं। बहुत लोग PRT के लिए पता नहीं 50 तरह के साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। अरे भैया साइकोलॉजी बहुत वाइड है,
उसके अंदर का एक छोटा सा चीज़ है जिसको हम बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसका एक छोटा सा पार्ट है। उसके अंदर से भी जो हमारे सिलेबस में है वो मुश्किल से 10 साइकोलॉजिस्ट हैं जिसके बारे में ऊपर ऊपर से 5-7 चीज़ें पूछ ली जाती हैं, और वो भी DSSB के अंदर टोटल 100 में से 20 नंबर की साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी उतना पार्ट है। उसके अलावा आपका पेडागोजी बहुत वास्ट है, ठीक है, तो वो पढ़िए। इस वजह से NIS की बुक्स पढ़ सकते हैं आप, NIS की बुक ही पढ़िए, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। चलिए अब और क्या रह गया, हाँ DSSB अगर TGT PGT की बात करते हैं तो TGT के अंदर भाई, TGT के अंदर या KV के अंदर भी, TGT के अंदर NCERT को मत मतलब NCERT को मत छोड़ो भाई, NCERT से डायरेक्ट पिछली बार DSSB TGT साइंस में NCERT में से जो न्यूमेरिकल्स ऐसे के ऐसे उठाए हुए थे, तो NCERT रामबाण है हर एक उसका, इस वजह से आप छोड़ो मत। इस बार TGT मैथ का पेपर जो डायरेक्ट में आया था, पूछ के देखना, सारे के सारे NCERT से आए होते हैं, NCERT से बाहर कुछ नहीं आ रहा है ना, तो NCERT को तो बिल्कुल घोट के पी जाओ। चलिए, व्हाट इज़ बेस्ट क्या है सर, हम सेल्फ स्टडी करें, पेड कोर्स करें, टेलीग्राम से पढ़े? देखो सिलेक्शन हर किसी से हो सकता है। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन ही होगा, बिल्कुल गलत बात है। आपके पास इतना टाइम है भाई, मेरे DSSB में 175 थे, सेल्फ स्टडी से नंबर थे ये, है ना। उसके बाद में ये लगा लो कि पेड कोर्स हैं, पेड कोर्स भी भाई बढ़िया हैं, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हर कोई अच्छा पढ़ा रहा है, कोई इशू की बात नहीं, आप कोई भी कोर्स ले सकते हो। इसके बाद में आपको टेलीग्राम पे टिप्स दी जाती हैं, कुछ चैनल हैं जो आपको बताते हैं, टाइम पे आपको अलग अलग तरह की ट्रिक्स बताते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं। बाकी देखो, हर जगह की अपनी एक इंटरनल पॉलिटिक्स रहती है, यूट्यूब पे देखोगे, टेलीग्राम पे देखोगे, या फिर आप कहीं पे भी देखोगे, तो कोई एक बंदा दूसरे को गाली देता होगा, दूसरा तीसरे को गाली देता होगा। आपको वो चीज़ें नहीं देखनी, आपको उन चीज़ों के अंदर पढ़ना भी नहीं, आपका काम है नौकरी लेना और बस बाहर करना, उन सारी चीज़ों से बाहर हो जाना, है ना तो किसी के भक्त हो जाओ कि भाई नहीं उन्होंने कहा है तो यही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी, है ना। हाँ बाकी देखो, मेरा जो अपना पर्सनल मानना है, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कोर्स कर रहे हो, कोई जो टीचर है उसका क्या काम होता है ये समझिए आप। टीचर का काम होता है चीज़ों को आसान करना। टीचर आपको सेलेक्टिव दे का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो कोई एक जीके पढ़ा रहा है टीचर, तो जीके तो भैया आप किताबों से भी पढ़ सकते हो ना। अगर वो आएगा और आके PPT आपको दे रहा है और उसके बारे में आपको चीज़ें बता रहा है, ठीक है, तो वो आपको अपने नोट्स दे दे भाई, आप उससे ही पढ़ लोगे। मेरा मानना तो ये है, जो मैं पर्सनली वो करता हूँ टीचर का। अब इसमें एक जीके को चीज़ करने का या फिर याद करने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं हम नेमोनिक्स। अब नेमोनिक्स क्या चीज़ है, जैसे मान लीजिए एक टीचर आपको ये पढ़ा रहा है कि भाई देखिए पश्चिमी घाट जो आपका यमुना है वहाँ से आपकी कौन कौन सी गंगा है, पश्चिमी घाट, गंगा के पश्चिमी घाट पे कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है, यानी कि उसकी सहायक नदियाँ कौन सी है जो पश्चिम घाट पे आती है। तो अब वो टीचर आपको बता देता है कि भाई यमुना है, पुनपुन है, सोन है, दामोदर है, चंदन है, ये चीज़ उसने बता दी। तो ये चीज़ तो आप बुक से भी पढ़ सकते थे, टीचर ने आपके लिए क्या किया, बुक की चीज़ को पढ़ के आपके सामने उल्टी कर दी? नहीं, वो आपको कुछ पका के दे, नेमोनिक्स आपको बना के दे। मान लो उसका एक नेमोनिक्स बना दे कि जैसे मान लो यमराज पुण्य कर्म करने वाले को सोने जैसा दमदार चंदन देता है। तो अब देखो, यमराज आ गया आपका, पुण्य से पुन हो गया, यमराज से यमुना हो गया, कर्म से आपका कर्मनाशा हो गया, सोने से सोना हो गया, दमदार से दामोदर हो गया, चंदन से चंदन हो गई। तो ये जो हो गए ना, इस तरह से आपने एक लाइन याद करी, लेकिन उस लाइन को याद करने से आपकी वो सारी की सारी वो चीज़ आ गई। तो अब आप एज अ स्टूडेंट आप भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये आपका टीचर ने आपका काम आसान करके दिया है। अभी होड़ क्या मची हुई है कि कौन बच्चों को वो बताएगा जो बच्चों को नहीं पता हो। तो भाई वो बच्चे और 50 बुक पढ़ के वो चीज़ें आपसे ज़्यादा पता कर लेंगे। जो अगर आप इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हो, विकिपीडिया पे सब अवेलेबल है। नहीं, हमें बच्चे को केवल और केवल ये चीज़ देनी है जिसके अंदर बच्चे के एग्ज़ाम के अंदर आए। और अगर मान लो हम उसको 100 चीज़ें दे रहे हैं, 100 पेज का एक कंटेंट है ना। मान लो मैंने NOS बोल दी, तो मान लो लाइन बाय लाइन अगर NIS पढ़ाने लगे कोई, तो वो बुक तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, फ़ायदा क्या है उसका, है ना। तो उसका एक चंक, उसकी एक समरी, जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि KVS के अंदर NCERT की फर्स्ट और सेकंड की बुक आएगी, तो कोई आपको फर्स्ट और सेकंड की बुक थोड़ी पढ़ाएगा बैठ के। और अगर कोई पढ़ा रहा है और आप पढ़ रहे हो तो बेवकूफ़ी है इस चीज़ में, तो है ना, क्योंकि इतनी देर में वो आपको पहली और दूसरी की हिंदी की किताब पढ़ाएगा, उससे बढ़िया वो आपको 10-15 पेजेस के उसके समरी बना के नोट्स दे देगा।
आप उसको देख लेना, वो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये आपको फोकस करना है, सिलेक्शन इसी तरह से होगा, है ना। तो टीचर का काम है आसान करना। तो अगर आपको इस तरह का टीचर मिलता है तो वेल एंड गुड है, बढ़िया है, आपको ऐसा लग रहा है। अच्छा हाँ, कई बार ऐसा भी होगा, जैसे मान लो मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है, आपको कंसेप्ट नहीं पता होते, तो आपको कंसेप्ट समझना पड़ रहा है, रीजनिंग में आपको कंसेप्ट समझना पड़ रहा है, बिल्कुल वीडियो देखो, है ना। मेन बात ये है, आपका जहाँ मन करे, जैसे मन करे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फलाने टीचर का ज़्यादा समझ में आता है तो आप उनसे पढ़ो, कोई इशू की बात नहीं है। आपको मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका काम कम होना चाहिए बस। अगर ऐसा हो गया कि अगर मान लो किसी ने 1000 घंटे का कोर्स बना रखा है, 1000 घंटे आप पढ़ कैसे पाओगे, फिर सेल्फ स्टडी कब करोगे, रिवाइज कैसे करोगे। तो पॉइंट होना चाहिए वो, है ना, कि रिवीजन भी हो। अगर आपको रिवीजन के टाइम पे भी दोबारा से वीडियोस देखनी पड़े तो 1000 घंटे नहीं देख पाओगे। 1000 घंटे के कोर्स में कोई बंदा 1000 घंटे ही पूरे नहीं कर पाएगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी तो कोई इशू की बात नहीं है। सेल्फ स्टडी करो, पेड कोर्स लो, टेलीग्राम पे बतेरे बढ़िया चैनल है, मैंने देखे हैं, ठीक है। ये जो नेमोनिक्स वाली आइडिया है ये मेरे को टेलीग्राम से ही आया है, टेलीग्राम पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग इसके बारे में। प्रीवियस ईयर आपको देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर का एक चंक आपको देखने को मिलता है कि हाँ भाई प्रीवियस ईयर में आप इन तरह के ये 20 तरह के क्वेश्चन पूछने को मिले थे। तो अगर कोई आपका ये काम आसान करके देख रहा है कि आपको खुद से प्रीवियस ईयर को एनालाइज नहीं करना पड़ रहा और कोई आपको एनालाइज करके दे रहा है, तो बढ़िया चीज़ है, क्या इशू है, आप आराम से उसको करो, है ना। तो वो चीज़ होती है। मेन बात है आपका काम आसान होना चाहिए, कैसे भी हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, अब फोकस किस पे करें, आरआरबी पे करें, केवीएस पे करें, D2+ करें, इनमें से किस एग्जाम पे हम फोकस करें। देखो ये सीधा सीधा आपकी प्रायोरिटी पे है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के हिसाब से देखा जाए तो जो 1997 के बाद पैदा हुए हैं और जो मैंने आपको बताया कि भाई वो SBI का पेपर तो भरना जरूर, 100% भरना, और जिनको हर हालत में जॉब चाहिए ही चाहिए, नौकरी चाहिए ही चाहिए, आसानी से नौकरी मिल जाएगी, कोई इशू की बात नहीं है, बहुत वैकेंसी आई हैं इस बार, है ना। तो ये चीज़ है। रही बात आरआरबी का अभी सिलेबस आया नहीं है, तो उसके हिसाब से सिलेबस जब आएगा, आपको ऐसा लगता है कि आपके आस पास में आरआरबी के स्कूल हैं और आपको उस हिसाब से करना है तो आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा एक्सपोजर चाहिए, केवीएस के अंदर आ सकते हैं, है ना, कि आपको जाने लोग, तो आप केवी एक बेटर ऑप्शन है। D2+ भी अगर आपको दिल्ली से हो, दिल्ली के आसपास से हो, दिल्ली में आपको रहना है और सेटल वहीं होना है, तो आपके लिए D2+ भी के अंदर D2+ में 3 तरह के स्कूल हैं, NDMC, MCD और DOE। तो इन तीनों में से आपको कहीं पे भी नौकरी मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं। NVS में अगर आपको हॉस्टल लाइफ वगैरह में एज अ हॉस्टल मास्टर और ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको देखना है, तो आप NVS EMRS में जा सकते हो, ठीक है। तो मेन बात ये है कि आपके ऊपर फोकस है, सिलेबस देखो, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देखो, उसके हिसाब से फोकस करो कि आपको क्या करना है। मैंने आपको बताया 30 से 40% तो आपको बेसिक चीज़ है, वो तो हर किसी में आएगा। रीजनिंग में कोई फ़र्क नहीं है, तो हो सकता है SBI में थोड़ी सी हार्ड आ जाए, है ना, थोड़ी सी क्या ज़्यादा हार्ड आती है, इनमें उतनी नहीं आती है। और SBI को आपने कर लिया तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये आपका हर जगह टिक हो जाएगा, ठीक है। तो कोई इशू की बात नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ सभी फ़िलहाल अगर आप SBI पे फोकस करते हो बढ़िया है। KVS वगैरह के लिए अगर आपको तैयारी की बात करोगे कि कितनी तैयारी चाहिए हमें सर, क्या है क्या नहीं है, तो 6 महीने साल की तैयारी से KV क्लियर नहीं होता, जिसका क्लियर होना 1 महीने की तैयारी में ही हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करो। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, बाकी मैंने आपको नंबर दे ही दिया। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे कमेंट में भी जवाब देने की। धन्यवाद।